अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हैं? आवाज़ मेरी आ रही है सबको? वालेकुम सलाम जी सर, आवाज़ आ रही। स्क्रीन भी आ रही है स्क्रीन? यस सर। कल का चैप्टर आप लोगों ने बुक से रीड कर लिया? आप लोगों का तो आज जो है हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि डायरेक्ट टैक्सेशन यानी इनकम टैक्स बेसिक्स है। सर वो एक वर्ड यूज उसमें कर रहा था फ्रीक्वेंटली, टैक्स इंसेंटिव का। सर उसका मीनिंग बता दीजिएगा। इंसेंटिव ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है। टैक्स इंसेंटिव से मुराद है कि टैक्स बेनिफिट। इसका जो लिटरल मीनिंग है इंसेंटिव का, बेनिफिट उसको दे रहे हैं, वो ही है। और ये इंसेंटिव्स में आपके एग्जेम्पशन और टैक्स क्रेडिट्स भी आते हैं। ओके सर। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि टैक्स वाला किस तरह आपको बेनिफिट्स, कुछ पोर्शंस को बेनिफिट्स देता है और कुछ को डिस्करेज करता है। अच्छा, चलें, अगर जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा चैप्टर 1 वो पढ़ लें इसको, क्योंकि सीए में साथ साथ अगर आप पढ़ते जाएंगे चीज़ें तो ही मैनेज होंगी एंड पे, वरना एक महीने बाद चीज़ें इतनी ज़्यादा, क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट से देख रहे हैं तो ज़रा सा लैग जो है वो काफ़ी एग्जैजरेट कर देता है और एंड पे फिर समझ नहीं आती कि मैनेज किस तरह करें। हम अपने दौर में तो दुआ, जब इस तरह की कोई लैग आ जाता था गलती से किसी वजह से, तो हम दुआ करते थे कि टीचर जो है वो एक तो छुट्टी कर लें ताकि थोड़ा सा स्लो स्लो हो जाए, मैनेज हो जाए चीज़ें। तो आप लोगों ने ऐसी दुआ नहीं करनी, आप लोगों ने साथ साथ पढ़ना है। अच्छा, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, अब एक दो दिन तक और होपफुली कल तक, उम्मीद है मुझे, कल मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा। उसमें क्या होगा कि उसके अंदर डेफिनेशन होंगी। जो भी कभी लॉ, कोई भी लॉ आता है, उसका सेक्शन 1 जो होता है वो पहले बताता है कि मैं, मेरा नाम क्या है, मेरी जुरिडिक्शन क्या होगी और मैं कब से एप्लीकेबल हूँगा। और जो नॉर्मली सेक्शन 2 होता है वो हर लॉ का डेफिनेशंस का होता है। ये चल नहीं रहा है इसे? चल नहीं रहा। क्या पूरी पूरी नहीं भाई, कौन? तो जो सेक्शन 2 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो डेफिनेशंस का है। और उसमें से कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो कैफ लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आपने क्रैम करना होगा। तो वो मैं इंशाल्लाह कल तक या उसको अगले परसों तक शेयर करेंगे और उसमें से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होंगी वो मार्क करवाऊंगा और उनको पढ़ेंगे क्लास के अंदर। अच्छा, अब तो हम स्टार्ट करें। स्कोप ऑफ टैक्स। टैक्स अपने आप को बताता है कि मैं, मेरा स्कोप क्या है, मेरी जुरिस्डिक्शन क्या होगी। उसमें वो कहता है कि मैं हर साल, हर टैक्स ईयर में तमाम पर्सन्स की टैक्सेबल इनकम पे एप्लीकेबल रेट्स के मुताबिक लगाऊंगा। इसमें जो की वर्ड्स हैं हमारे, taxable income shall be imposed for each tax year on every person who has taxable income as per the applicable tax rates। सारी जो स्टोरी है इनकम टैक्स की वो इसी लाइन के गिर्द है। टैक्स ईयर क्या होगा, पर्सन कौन कौन से होंगे, टैक्सेबल इनकम उसकी कितनी बनेगी, असल पोर्शन टैक्सेबल इनकम का है जो सारी हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे, और उसके ऊपर टैक्स का क्या रेट लगेगा। सारी स्टोरी जो है वो इस एक लाइन के अंदर। आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पर्सन से। पर्सन कितने तरह के होंगे?
जिनके ऊपर टैक्स लगेगा, इंडिविजुअल, मेरी और आपकी, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या तीन तरह की बॉडीज हो सकती है जिसके ऊपर इंडिविजुअल, जैसे मैं हूँ, आप हो, एओपी कोई पार्टनरशिप है, उसकी टैक्सेशन किस तरह होगी, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर, जो कंपनी नॉर्मल डेफिनेशन में पढ़ते हैं। इसकी जब मैं सेक्शन 2 डेफिनेशंस आपके साथ शेयर करूंगा तो उसमें इसमें एओपी और कंपनी को डिफाइन किया होगा, और जो वो कंपनी को डिफाइन करेगा, बेशक आपको गूगल पे या कोई और सोर्स से कोई भी डेफिनेशन मिलेगी, वो कंपनी की डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एओपी की डेफिनेशन दे देगा, वही इसकी डेफिनेशन इस टैक्स के अंदर कंसिडर की जाएगी। तीन तरह के पर्सन हो सकते हैं। अच्छा, अब आगे टैक्स ईयर हमने पढ़ना, इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स आपने आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि हमारा एफबीआर लॉ के अंदर टैक्स अथॉरिटीज किस हायरार्की में होती हैं। सबसे पहले फेडरल बोर्ड होता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद आता है चीफ कमिश्नर, उसके बाद सादा कमिश्नर। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन है। इसको बोर्ड लॉ के अंदर बोर्ड कहता है। आप लोगों ने नोट कर लिया, नोट कर लें इसको फिर ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पर्सन का। अब हम देखते हैं टैक्स ईयर क्या होता है। अच्छा, अब जैसे हमारा कैलेंडर ईयर होता है, वो स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और खत्म होता है 31 दिसंबर से। उसी तरह टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर जो टैक्स ईयर होता है वो स्टार्ट होता है, इसकी तीन टाइप्स होती हैं। पहली नॉर्मल, जो हम नॉर्मली इस्तेमाल, नॉर्मल टैक्स, ये स्टार्ट होता है आपका 1 जुलाई से, अपने 12 मंथ्स पूरे करके ये बनेगा 30 जून।
अब इसमें तो 2 साल इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक जुलाई के साथ एक कोई भी ईयर होगा और जून के साथ नेक्स्ट ईयर होगा। अज्यूम करें हम 1 जुलाई और 30 जून 2016। कैलेंडर ईयर तो पूरा साल जो है वो एक ही होता है, इस वजह से उसको हम कह देते हैं कैलेंडर ईयर 2017। टैक्स ईयर में डिनोशन के लिए आप जो क्लोजिंग डे है, जो क्लोजिंग इसकी है, जो 2016 में आ रही है, ये आपका टैक्स ईयर कहलाता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल इसकी करते हैं। स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 2011। इस पीरियड के अंदर अगर कोई बंदा बैठा हुआ है ऊपर में, तो वो कहेगा कि मैं इस टाइम टैक्स ईयर 2012 के अंदर बैठा हूँ। फिर नेक्स्ट ईयर कहीं वो अगर मार्च में बैठा हुआ है, वो क्या कहेगा कि मैं टैक्स ईयर 13 में बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एंड हो रहा है 30 जून। मीन्स कि नॉर्मल टैक्स ईयर ये पूरा का पूरा 2012 कहलाएगा, और ये पूरा 13। इसके अंदर कहीं भी अगर आप बैठे हैं तो आप 2013 के अंदर बैठे हैं। टैक्स में टैक्स ईयर्स इसी तरह वर्क करते हैं। इसको नोट कर लें। आगे चलूं, किसी ने नाम नोट किया हो, बता दे। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल करते हैं इसके। आपने मुझे इसके आगे आप अपनी नोटबुक पे जो आप टैक्स ईयर्स लग रहे हैं वो लिखिएगा। आपके मुताबिक ये कौन से टैक्स ईयर्स होंगे? ये टैक्स ईयर जो है ये बहुत ही बेसिक है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को गलत शो कर दिया अपने एग्जाम पेपर, तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर है वो अनॉय होगा।
ये बेसिक ब्लंडर होगा अगर आपके टैक्स ईयर गलत। तो इसको आज हमने बड़े अच्छे तरीके से समझना है और प्रैक्टिस करना है। टैक्स ईयर को मैं ईज ऑफ राइटिंग के लिए लिखूंगा। पहला टैक्स ईयर क्या बनेगा हमारा? 2011, दूसरा हमारा क्या बनेगा? 2015, 2019, 2018। अब दूसरी टाइप, एक नॉर्मल हो गई और दूसरी हो जाएगी अदर देन नॉर्मल, जो कि टैक्स की लैंग्वेज में आता है स्पेशल टैक्स ईयर। ये इसकी भी खासियत है कि ये 12 मंथ्स का, नॉर्मल भी 12 मंथ्स का होता है, स्पेशल टैक्स ईयर भी 12 मंथ का होता है। स्पेशल टैक्स ईयर होता ये है कि अब हर कंपनी को या हर बंदे को जो है जुलाई से जून सूट नहीं करता। उसकी कुछ कोई भी वजह हो सकती है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उसकी फॉरेन कंपनी जो है, जो कि उसकी पेरेंट कंपनी है, उसका टैक्स ईयर उसके कंट्री के मुताबिक जनवरी से दिसंबर है, या अप्रैल से मार्च है, या अक्टूबर से सितंबर, कोई भी स्टार्टिंग और क्लोजिंग डे उसका हो सकता है, लेकिन शर्त है कि 12 मंथ्स का ही होगा। तो वो डिपार्टमेंट में अप्लाई करता है, कमिश्नर से अप्रूवल लेता है, और आफ्टर अप्रूवल वो अपना टैक्स ईयर चेंज कर लेता है। टैक्स ईयर चेंज करने से होगा क्या? होता यह है कि आपने फिर उस हर साल का जो आपने हिसाब किताब देना होता है, फिर आप वो उस पीरियड का हिसाब किताब देते हैं कि मैंने इसमें इतनी टैक्सेबल इनकम कमाई, उस पे ये, उसमें ये लॉ एप्लीकेबल था उस पीरियड में, और ये टैक्स वगैरह बनता है। तो ये इसलिए हमारा क्लोजिंग पीरियड, ओपनिंग और क्लोजिंग डे जो है, इसलिए मैटर करता है हमारा। ये कोई भी हो सकता है, 1 अप्रैल से 5 भी हो सकता है, 1 जनवरी से 1 जनवरी हो सकता है, अक्टूबर से हो सकता है। शर्त यह है कि ये 12 मंथ्स का ही होगा। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे हम? उसमें तो हमने पढ़ा था कि जिसमें क्लोजिंग डे आ रहा है जिस ईयर के अंदर, वो इससे डिनोट करेंगे। स्पेशल टैक्स ईयर को वो लॉ कह देता है कि आपने जिस पीरियड में इसका क्लोजिंग फॉल करेगा, जिस नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर, नॉर्मल टैक्स ईयर की डिनोशन का कॉन्सेप्ट वही है, जिस नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर इसका क्लोजिंग फॉल करेगा, और वो जो नॉर्मल कहलाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर, वही आपने इसको कहना है।
फॉर एग्जांपल अगर ये 2019 में इसका क्लोजिंग फॉल कर रहा है तो ये नॉर्मल के मुताबिक ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर फॉल कर रहा है, अभी हमने पीछे प्रैक्टिस भी की, ये टैक्स ईयर 2019 के अंदर फॉल कर रहा है। दिसंबर अगर हम इसको 18 करें, ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर फॉल कर रहा है, टैक्स ईयर 2019। अगर हम टैक्स ईयर 11 12 के अंदर फॉल कर रहा है, तो इसको हम इससे डिनोट करेंगे, इससे इसकी वजह कोई भी सर तो सर ये क्या स्पेसिफिक कुछ कंपनीज के लिए ही होता है या कोई जनरल इसमें भी रूल है? इसकी ये आप कोई भी बंदा कोई रीजन के साथ, जस्टिफाइबल रीजन के साथ अप्लाई कर सकता है कमिश्नर से, ठीक है, अप्रूवल लेगा। दूसरा जो बोर्ड है हमारा एसबीआर, वो खुद से प्रिस्क्राइब भी कर सकता है, यानी कि वो एक जनरल रूल भी बना देता, जैसे कि बैंक्स हैं उनको उसने जनवरी से दिसंबर का टाइम टैक्स ईयर दिया हुआ है, उनकी बिजनेस नेचर ऐसी थी। अब हर बैंक जो है वो उनके पास आए अप्रूवल के लिए, उन्होंने खुद से प्रिस्क्राइब कर दिया कि बैंक जो है वो जनवरी से दिसंबर का टैक्स ईयर ले सकता है। इस तरह उसने एक दो और कंपनीज को भी, राइस एक्सपोर्टर्स हैं उनको जनवरी से दिसंबर दिया है, और शुगर की कंपनीज हैं उनको अक्टूबर से सितंबर दिया है। उसकी मेन रीजन इन कंपनीज को जो प्रिस्क्राइब किया उसकी बिजनेस नेचर जो थी वो रीजन थी। दूसरा, आपकी अगर पेरेंट कंपनी जो है वो स्पेशल टैक्स ईयर में है, या वो किसी बाहर की कंपनी बाहर के मुल्क में है और उसका टैक्स ईयर डिफरेंट है नॉर्मल से, तो आप बोर्ड से अप्रूवल ले सकते हैं। ये हम थ्योरी की तरफ भी आएंगे, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ रहे हैं। अच्छा, अब तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि तीसरी कैटेगरी इनएविटेबली बनी है, वो है ट्रांजिशनल ईयर। नोटिफिकेशन खत्म, टाइम लिमिट एंड हो रही है 10 मिनट में। नोटिफिकेशन आ रहा है कि 10 मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाएगी। शायद इनका जो फ्री वर्जन है इसमें टाइम लिमिट होती है, और ये पूछ रहे हैं 10 मिनट में खत्म कर देंगे। अच्छा, ट्रांजिशनल ईयर, एक शख्स एक नॉर्मल टैक्स ईयर को एंजॉय कर रहा था, नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया था कि आपका टाइम लिमिट एंड हो जाएगा 10 मिनट के अंदर, मेकिंग श्योर 10 एक शख्स नॉर्मल टैक्स ईयर एंजॉय कर रहा था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से उसको स्पेशल टैक्स ईयर में जाना पड़ा। ये एंड हो रहा था 30 जून। वो कहता है कि मुझे आप प्लीज कोई भी 1 दिसंबर 1 दिसंबर से नवंबर तक टैक्स ईयर अलॉट करते हैं, मेरी ये वजूहात हैं, और कमिश्नर उसको
अलाउ कर देता है। अब जब वो नॉर्मल से स्पेशल में जाएगा, बीच में एक गैप आएगा, कह रहा है उसने जब अपना साल स्टार्ट करना है, स्पेशल ईयर भी 12 मंथ्स का होगा और नॉर्मल भी 12 मंथ्स का होगा, बट बीच में एक गैप आएगा, उसको हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं, यानी कि वो ट्रांजिट की वजह से ट्रांजिट के पीरियड में फॉल किया है। इसकी क्या खासियत होगी कि ये लेस देन 12 मंथ्स का होगा, तो वो सेम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हो ही नहीं सकता 12 मंथ्स का, और ज्यादा का होगा तो ज्यादा का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वरना फिर उसके अंदर एक स्पेशल टैक्स ईयर फॉल कर जाएगा, तो वो अपना वहां से टैक्स ईयर स्टार्ट कर सकता है। तो ये हमेशा लेस देन 12 मंथ्स होगा, और ये सिर्फ नॉर्मल से स्पेशल में नहीं, स्पेशल अगर आपने पहले भी स्पेशल ऑप्ट किया हुआ था और आप उसको एक महीना पीछे करना चाह रहे हैं या कोई भी और पीरियड स्पेशल का ही लेना चाह रहे हैं, तो उसके बीच में भी ये ट्रांजिशनल पीरियड आ सकता है। और उस पीरियड की, जैसे इस केस में 5 मंथ्स थे, उस टैक्स ईयर की आप सेपरेट हिसाब किताब अपना देंगे टैक्स, उसके दौरान जितना आपने कमाया, जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम थी, उसमें जो भी लॉ एप्लीकेबल था, उसके मुताबिक जो लायबिलिटी कम थी, उसका हिसाब किताब आप सेपरेटली देते हैं। ये एक छोटी सी और टाइप जो है टैक्स बेस की हमारी। अब तक हम 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं, नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल। बुक पे कुछ मार्किंग कर लेते हैं। Tax year. There are 3 kinds of tax years as stated in section 74 of the Income Tax Ordinance. ये जो sections हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस आपने इतनी की है कि आपको प्रैक्टिस कर करके सेक्शन बिल्कुल पक्का यकीन है कि यही सेक्शन है और याद है, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो गलत सेक्शन मत लिखिएगा, ये वैसे एक बैड इंप्रेशन जाएगा। तो आई कैप आपसे स्टेज पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि आपको सेक्शंस याद होंगे, और फाइनल में तो वैसे ही ओपन बुक है, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। 3 तरह के टैक्स ईयर्स, नॉर्मल, स्पेशल, ट्रांजिशनल। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months ending on 30th day of June and is denoted by calendar year in which the said date falls. ये 3 चीजें जो है, अगर वो आपसे इसकी डेफिनेशन पूछता है तो ये 3 चीजें वो ढूंढ रहा होगा आपके दिमाग में। एक मार्क वो जो है आपको इसका देगा, एक इसका, और बीच के आपने बीच में ग्रामेटिकल एरर या इस तरह की चीजें नहीं करनी। नॉर्मल टैक्स ईयर बस ये 3 चीजें इसमें। स्पेशल टैक्स ईयर वेयर अ पर्सन्स इनकम ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर, यानी कि अदर देन नॉर्मल, or where by an order a person has been allowed by the commissioner to use a 12-month period different from normal tax year. Such income year or such period shall be the person's special tax year.
and shall be denoted by the calendar year relevant to the normal tax year in which the closing date of the special tax year falls. अच्छा, पहली चीज में उसने वो पहले कहता है कि किसी भी पर्सन का अगर इनकम ईयर पुराने ऑर्डिनेंस के तहत, अगर जब ये ऑर्डिनेंस 2001 में आया था, 2001 में, इससे पहले पुराना ऑर्डिनेंस था, अगर उसमें उसको ये स्पेशल ईयर अलाउड था तो नए ऑर्डिनेंस में उसको उसका भी वही टैक्स ईयर होगा। अगर उसको पहले से अक्टूबर से सितंबर अलाउड था पिछले ऑर्डिनेंस में, तो जब नया ऑर्डिनेंस आया है तो उसने उसमें प्रोविजन रखी है कि जिनको पहले अलाउड था वो अब भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नहीं था ऐसा और न्यू रजिस्ट्रेशन हो रही हैं या फिर पहले नॉर्मल में था, वो अब स्पेशल करना चाहता है तो वो अप्रूवल लेगा। ये पहला वाला पॉइंट सिर्फ जो पहले लोग थे, ऑर्डिनेंस आने से पहले लोग थे जिनको स्पेशल मिला हुआ था, उनको अकोमोडेट करने के लिए उसने ये डाला है। दूसरा पॉइंट, जिसको कमिश्नर, अभी हमने ये डेजिग्नेशन इसलिए मैंने एफबीआर की अथॉरिटी से आपको टैक्स अथॉरिटी को बताई थी, कमिश्नर यानी कि सबसे बोर्ड चीफ कमिश्नर के बाद जो आता है कमिश्नर, ये इंपॉर्टेंट होती है, ये की पॉइंट्स होते हैं किसी भी लॉ के। और तीसरा, इसमें तीसरी भी पॉइंट है, नीचे वो कहता है द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर। जैसे कि हम बताया था कि शुगर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको उसने बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, राइस एक्सपोर्टर्स हैं उनको उसने प्रिस्क्राइब किया। ये याद करने की जरूरत नहीं, ये इसने जस्ट एग्जांपल के लिए दिए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, द बोर्ड prescribed special tax। ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 कंडीशंस में आपको स्पेशल टैक्स ईयर मिल सकता है। स्पेशल टैक्स ईयर 3 तरह के लोगों को मिल सकता है, ठीक है। पहला, इनकम ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर अंडर रिपील्ड ऑर्डिनेंस, और अ पर्सन हैज बीन अलाउड बाय द कमिश्नर। तीसरा, बोर्ड हैज प्रिस्क्राइब्ड, बोर्ड ने खुद कह दिया कि आप स्पेशल टैक्स इस्तेमाल करेंगे, तो आप अब अप्रूवल लेने, सारे इंडस्ट्री मेरे पास अप्रूवल लेने ना आए, मैंने जनरल अप्रूवल दे दी है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। अच्छा, अब हो रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है वो इसमें से मैंने, तो ये 3 तरह के लोग जो हैं वो स्पेशल टैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे वो कुछ हमें कंडीशंस जो है लॉ बताता है इसके हवाले से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने एज इट इज इसको पॉइंट्स बना के डाल कर, जो लॉ होता है उसमें जो की पॉइंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
और लॉ की वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस वजह से अगर आप कोई भी बुक लॉ की देखेंगे उसमें मोस्टली जो है वो लॉ को रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, क्योंकि अगर लॉ में आपने शेल को मे कर दिया तो लॉ की सारी प्रोविजन, उसकी थीम ही बदल जाएगी। मे जो है एक ऑप्शन के तौर पे आपको दे रहा होता है और शेल जो है वो आप पे लाजिम कर रहा होता है। तो ये वर्ड्स जो हैं ये बड़े जरूरी होते हैं। इस वजह से आईकेएफ की बुक में भी मोस्टली जो है उसने लॉ को ही रिप्रोड्यूस किया है जहां जहां पॉसिबल होता है। अच्छा, अब वो बताता है इन एडिशन टू वर्ब अ टैक्स पेयर मे गेट परमिशन टू अडॉप्ट स्पेशल टैक्स ईयर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। आपसे वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्या कंडीशन है जिसके तहत स्पेशल टैक्स ईयर मिलता है। आपने ये सारा वो बेसिकली आपसे इस यहाँ से पूछ रहा होगा, ये 4 पॉइंट्स पूछ रहा होगा। A person may apply to the commissioner for change of tax year from normal tax year to special tax year or from special tax year to normal tax year, and the same can be granted subject to any condition that may be imposed by the commissioner. पहले वो कहता है कि आपने पर्सन जो है उसने अप्लाई करना है, ठीक है, और जब वो अप्लाई करेगा तो उसको एक तो नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल और स्पेशल से स्पेशल भी आ सकता है। तीसरी कंडीशन स्पेशल से स्पेशल टैक्स ईयर में भी वो जा सकता है अगर कोई डिफरेंट उसने 1 महीना आगे पीछे करना है या कोई और स्पेशल टैक्स ईयर यूज करना है तो वो स्पेशल से स्पेशल भी जा सकता है। और कमिश्नर जो है इसमें बात है कि वो कंडीशंस भी लगा सकता है। वो कहे कि आपने अभी 2 साल पहले मेरे से चेंज करवाया था, अब आप वापस उसी पे जाना चाह रहे हैं, मैं आपको कंडीशन लगा रहा हूँ कि आपने अगले 5 साल यही इस्तेमाल, 5 years तक आपने, ये एग्जांपल है, 5 साल 10 साल आपने यही इस्तेमाल करना है। वो कोई भी कंडीशन, लॉफुल कंडीशन लगा सकता है। और अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं? कमिश्नर की। दूसरे पॉइंट में वो कहता है अ चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और वाइस वर्सा granted by the commissioner is subject to withdrawal if in his opinion it is no longer feasible, but not unless the person has been provided an opportunity of being heard. कुछ थोड़ा सा मैं ब्रेक कर दूं तो इसमें 2 बातें वो कर रहा है। एक ये कि जो आपको अप्रूवल मिली है वो सब्जेक्ट टू विड्रॉल है, यानी कि कमिश्नर भी जो है वो ये जितने भी ऑफिसर्स वगैरह जो भी है इनको लॉ, ये जो बोर्ड है इन इसको लॉ अथॉरिटी देता है तो वो कोई काम करते हैं। तो इस प्रोविजन के तहत वो कमिश्नर को अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो विड्रॉ कर सकता है कब, जब उसको लगे कि ये फिजिबल अब नहीं रहा उसके लिए। सिर्फ इस कंडीशन में इट मींस कि कमिश्नर को ये बताना पड़ेगा कि ये फिजिबल क्यों नहीं रही है चीज, और अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे पढ़ेंगे कि उसके क्या प्रोसीजर होते हैं जब कोई लॉफुल एक्ट ना हो अथॉरिटी की तरफ से। पहली बात ये कि उसने उसको अथॉरिटी दे दी कि वो उसको विड्रॉ भी कर सकता है, बट नॉट अनलेस द पर्सन हैज बीन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये कई जगह पे हम पढ़ेंगे कि वो कोई भी काम जिससे टैक्स पेयर में इफेक्ट होना है उसके लिए वो उसको टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी जरूर देगा कि आप बताएं कि मैं ये काम क्यों ना करूं।
उसको अपॉर्चुनिटी देगा, और वो अपॉर्चुनिटी है वो एक शो कॉज के जरिए होता है, जिसमें वो कहता है कि मुझे कॉज बता, शो करें कि मैं ये काम क्यों ना दूं, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फिर वो विड्रॉ करेगा। तीसरी चीज, तीसरा वो कहता है एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर shall take effect from such date being the first day of the special tax year or the normal tax year as the case may be, as may be specified in the order। अब मैं अगर एक लाइन इस पूरे पैराग्राफ को समराइज करना हो ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं इसको ब्रैकेट में ले आऊंगा। बात तो ब्रैकेट्स के अंदर भी वो कर रहा है, लेकिन अगर मैंने पढ़ना हो मैं कहूंगा कि एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। यानी कि वो जो अपना ऑर्डर अप्रूवल देगा उसके अंदर वो बताएगा कि ये कब से एप्लीकेबल होगी। उसके अंदर वो डेट बताता है कि आपका स्पेशल टैक्स ईयर जो है इस डे से स्टार्ट होगा, इस डे से स्टार्ट होगा 12 मंथ्स पे, ये आपका पीरियड मैंने स्टार्ट कर दिया है। और इसके बीच में वो ये भी बताता है कि इसके बीच में आपने ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की रिटर्न फाइल करनी है, यानी कि अपना हिसाब देना है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का। तो उसमें इसने इस प्रोविजन में उसने कमिश्नर को ये पावर भी दे दी कि ऑर्डर के अंदर जो डेट लिखी होगी आपका टैक्स ईयर की चेंज तब से कंसिडर होगी। यानी कि अगर आपने अप्लाई किया है तो ये नहीं कि अगर आप डेट आ गई है आपने जिस जिस डेट के लिए अप्लाई किया था तो आप खुद से जो है वो स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर आएगा, हो सकता है वो ऑर्डर देने में आपको साल से ज्यादा लगा देता है, तो वो अपने ऑर्डर के अंदर बताएगा कि मैं ये आपका जो चेंज ऑफ टैक्स ईयर है ये तब से एप्लीकेबल है, जो भी डेट को बताएगा। आपने खुद से अज्यूम नहीं करना, आपने अप्लाई कर दिया तो मिल ही जाएगा। चौथा पॉइंट, a person dissatisfied with the order may file a review application with the board against the decision of the commissioner at the time of granting permission for a special tax year or withdrawal of the same, and the decision by the board on such application shall be final। अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। वो ये कहता है कि अगर आप कमिश्नर के डिसीजन से, इसके अंदर क्या हो सकता है कि या तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा या वो आपको डेट है वो नहीं अलाउ करेगा, वट एवर रीजन। अगर आप उससे डिससेटिस्फाइड हैं या उसने दरमियान में विड्रॉ कर ली है, जो कि हमने यहाँ पे कंडीशन पड़ी थी ये वाली कि उसको लगा कि पता नहीं क्यों लगा उसको, लेकिन लगा कि फिजिबल नहीं है और उसने विड्रॉ कर ली, और आपको कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं लग रही, तो आप रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बोर्ड को, जो कि उससे ऊपर की अथॉरिटी है। रिव्यू इस पैराग्राफ का मेन टॉपिक, रिव्यू एप्लीकेशन विद द बोर्ड अगेंस्ट और विड्रॉ। इन दो केसेस में आप रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बोर्ड को, और फिर वो कहता है कि जो वो डिसाइड करेगा एंड द डिसीजन बाय द बोर्ड ऑन सच एप्लीकेशन शैल बी फाइनल। जो बोर्ड डिसाइड करेगा वो फाइनल होगा।
तो फिर मजीद एप्लीकेशन आप रिव्यू एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। सर सर ये जिस तरह अभी ये पॉइंट में इसने डिस्कस किया कि रिव्यू एप्लीकेशन हम कर सकते हैं उसके अगेंस्ट अगर हमें सूटेबल नहीं है, तो सर इस सारे प्रोसेस में ज़ाहिर है टाइम तो लगेगा, तो सर उस दौरान जो पीरियड होगा फिर उसमें भी रिकॉर्ड जो है वो देना पड़ेगा हमें। उसमें यानी कि रिकॉर्ड नहीं, जब आपने देखें जब तक इस ये जो तीसरी प्रोविजन है इसमें उसने बताया कि आपका जो चेंज ऑफ टैक्स ईयर है वो स्टार्ट होगा होगा जब ऑर्डर के अंदर वो बताएगा, ठीक है। यानी कि जब तक ऑर्डर नहीं आएगा या रिव्यू एप्लीकेशन ऑर्डर पे अगर उसने रिजेक्ट कर दिया या जो भी उसने लॉफुल एक्ट किया है, विड्रॉ लॉ को इजाजत देता है विड्रॉ करने की, ठीक है। लॉ तो उस तरह वर्क करेगा, उसी अगर उसने आपकी विड्रॉ कर दिया और आपका नॉर्मल टैक्स कर दिया तो लॉ के मुताबिक जब तक बोर्ड डिसाइड नहीं करता तो लॉ के मुताबिक आप नॉर्मल में चले गए। यानी कि जो चीजें जैसे चल रही थी या जो कमिश्नर ने जिस तरह उसको कर दिया वो उसी तरह चलेंगी। जब आपको बोर्ड अलाउ कर देगा और अगर रिजेक्ट कर देगा, जब अलाउ करेगा तो फिर आपकी जो चेंज है जैसा कि आप चाह रहे थे तब से वो एप्लीकेबल होगा। उससे पहले जैसा चल रहा था या जैसा कमिश्नर ने कर दिया था वैसा ही चलेगा। यस। दिस इज हाउ लॉ वर्क। आगे चल के भी कुछ ऐसी हम चीजें पढ़ेंगे कि जी कमिश्नर ने हमारे साथ जो है ज्यादती कर दी है, अब क्या करें। लॉ ने उसके आपको तरीके भी बताए हुए हैं, लेकिन लॉ जो है अगर जब कमिश्नर ने कुछ चीज डिसाइड कर दी है तो वो उस तरह हो गई है लॉ की नजर में। नॉर्मली प्रैक्टिकली स्पीकिंग इतने इस पे इश्यूज आते नहीं है, उनको इतना कंसर्न नहीं होता। बस उनको होता है कि ठीक है जो भी 12 महीने आप उसका हिसाब तो दें। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती कि कोई बेनिफिट्स कोई अनड्यू बेनिफिट्स कोई ले अपने टैक्स ईयर चेंज करके, तो इस वजह से इतने कंसर्न नहीं होते डिपार्टमेंट। तो स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट वाइज हमें ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये आपके एडवांस लेवल में तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी चीज, लेकिन सीफैप लेवल में भी खासी अनॉय करेगी एग्जामिनर को अगर आप इसमें कोई गलती करते हैं। अच्छा आगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, where the tax year of a person changes as a result of an order by the commissioner of income tax either from normal tax year to special tax year or vice versa. The period between the end of the last tax year prior to change and the date on which the changed tax year commences shall be treated as transitional tax year. इसमें उसने पीरियड बिटवीन the end of last tax year prior to change and the date on which the change tax year commences. इस पहले वाले से मुराद ये हो गया कि चेंज से पहले जो आपका टैक्स ईयर का एंड था, जो कि हमने ये इसकी बात की जा रही है, एंड द डेट ऑन विच चेंज टैक्स ईयर यानी कि जो नया टैक्स ईयर है हमारा आफ्टर चेंज वो कमेंस हो रहा है, यानी कि इसकी बात की जा रही है।
इसके बीच का जो पीरियड है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज है, ये इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। इसमें मैं आपको अब एक ट्रिक बताता हूँ। आपको वो कोई भी डेट देता है, हमने देखा था कि जो लास्ट डेट है वो जिस नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर फॉल करेगी उससे हम उसको डिनोट करेंगे। इसका ट्रिक ये है, अगर तो क्लोजिंग डेट कैलेंडर ईयर के फर्स्ट हाफ में है तो सेम ईयर ही उसका टैक्स ईयर होगा। अगर वो सेकंड हाफ में है तो नेक्स्ट ईयर। अब आप इस फॉर्मूले के तहत इन पांचों का आंसर निकालें। 8 यानी कि सेकंड हाफ नेक्स्ट ईयर, 12 सेकंड हाफ नेक्स्ट ईयर, 3 फर्स्ट हाफ सेम ईयर, 4 फर्स्ट हाफ सेम ईयर, फर्स्ट हाफ जून सेम ईयर। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक थोड़े से और लिखवाना चाहूंगा, इसके तो सोल्यूशन मौजूद है। अगर हमारा पीरियड है इसके आपने टैक्स ईयर्स बताने और हम इसको कल डिस्कस करेंगे क्लास के स्टार्ट में। आज के लेक्चर से किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है। सर ये थोड़ा सा ये क्लियर जरा कर दीजिए कि ये टैक्स ईयर जो है ये कंपनीज चेंज किस लिए करवाती हैं, यानी उस दौरान हमने क्या ऐसा करना होता है जिसकी वजह से उनको वो सूटेबल नहीं लगता। जैसे आपने अभी अकाउंटिंग में कंसोलिडेशन आई डोंट नो पढ़ी है, लेकिन कंसोलिडेशन में वो क्या करता है कि जो ग्रुप कंपनीज होती हैं, जैसे मैं कंपनी हूँ, मैंने आगे अपने साथ सब्सिडरीज जो हैं, न्यू कंपनीज अपनी पेर जो सब्सिडरीज हैं उनको क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, मेरा ये ग्रुप पूरा बना हुआ है। जब मैंने अपने ओनर्स को, इन्वेस्टर्स को बताना है कि जो पूरा ग्रुप है उसके क्या हालात चल रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, तो मैं कंसोलिडेट करके सारे ग्रुप की अपनी फाइनेंशियल्स हैं उनको सम करके एक पोजीशन दूंगा। ठीक है, अब अगर मेरी एक सब्सिडरी, मैं अमेरिका में हूँ और मेरी एक सब्सिडरी पाकिस्तान में है, मेरा टैक्स ईयर जिसका मैंने अकाउंट्स बनाने हैं या मैंने जो
वहाँ पे रिपोर्ट करना है, वो मेरा जनवरी से दिसंबर है। लेकिन पाकिस्तान में मेरा अगर जुलाई से जून है तो मैं कंसोलिडेट कैसे करूँ? ठीक है, 6 मंथ्स का पीरियड जो है वो अलाउ नहीं करता हमें लॉ, कि आप 3 मंथ्स तक कर देते हैं। जब मैंने कंसोलिडेशन करनी है, मैंने उसकी परफॉर्मेंस लेनी है, तो मैंने भी जनवरी से दिसंबर ही लेनी है। या मैंने टैक्स के अंदर भी ग्रुप टैक्सेशन का पॉइंट है, तो जब मैंने एज अ ग्रुप उसको रिप्रेजेंट करना है तो सारों के टैक्स ईयर सेम होने चाहिए। दूसरा, ये सीए के इंस्टीट्यूट्स हैं, या कोई कंपनी खोल लेते हैं या एओपी, वो कहते हैं कि जी 30 जून पे तो हम अपना क्लोज कर ही नहीं सकते, हमारा तो काम जोरों पे चल रहा होता है, हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम अपने जो है खाते सारे क्लोज कर लें। तो वो उनको कहते हैं कि हमारा ये पीरियड जो है अक्टूबर से सितंबर आप करते हैं, सितंबर पे क्लोजिंग करना आसान होता है हमारे लिए, कोई भी रीजन, यानी कि बिजनेस नेचर ऐसी है कि हमें जुलाई से जून सूट नहीं कर रहा, फिजिबल नहीं है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ स्पेशल टैक्स ईयर के लिए। ओके सर। नॉर्मली कुछ एक वजह जो पाकिस्तान में है, वो जो हमारे सेठ होते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमें जनवरी से दिसंबर ही देखना है पूरा साल, तो फिर जो है कोई रीजन बना के कमिश्नर से अप्रूवल ली जाती है कि जी ये बड़ी सख्त जरूरत है, पीछे सेठ की मर्जी होती है, लेकिन हम फिर बताते हैं कि जी बड़ी सख्त जरूरत है हमें जनवरी से दिसंबर, तो यानी कि कोई भी रीजन हो सकती है इसके पीछे। इसके आंसर में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो कल सुबह क्लास के स्टार्ट में भी हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।